आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये तीन टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेज। जैसे किसी क्राइटेरिया में अगर बहुत चार्जेज हों, उनमें से किसी एक पॉइंट चार्ज पर और चार्जेज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करना चाहते हों, तो हम क्या करेंगे, सभी की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्सेज लगेंगे उन सबका वेक्टर सम ले लेंगे। मतलब अगर हम कहें तो हम ये कहना चाहते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरैक्टिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्सेज बाय ऑल द अदर चार्जेज। ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी पॉइंट चार्ज पर जब हम सभी की वजह से और भी जो चार्जेज हैं उनकी वजह से जब टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ जो है किसी एक चार्ज से दो चार्जेज के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर किसी दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे हम ये बता रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट P1 पर पॉइंट चार्ज Q1 प्लेस कर दिया, पॉइंट P2 पर पॉइंट चार्ज Q2 प्लेस कर दिया, यहाँ कहीं P3 पॉइंट है, इस पर Q3 पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया, ऐसे P4 P5 ऐसे करके कहीं nth पॉइंट है Pn, इस पर पॉइंट चार्ज Qn प्लेस कर दिया, यहाँ कहीं पर ओरिजिन ले लिया, रिफरेंस पॉइंट ये है, ये पोजीशन वेक्टर इसका R1 है P1 पॉइंट का, P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है, P3 का पोजीशन वेक्टर R3 है, और इस तरह से P4 का R4 है, और Pn का पोजीशन वेक्टर Rn है। Suppose we have to find the total force on point charge Q1 due to n-1 point charges Q2, Q3 up to so on Qn. There are n point charges, टोटल n पॉइंट चार्जेज हैं, उनमें से किसी एक पर, जैसे मान लीजिए कि Q1 पॉइंट चार्ज पर हम टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो बाकी जो और चार्जेज हैं इनकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें और सभी का वेक्टर सम ले लें। जैसे ये देखिए पॉइंट P1 पर Q1 चार्ज है, P2 से यहाँ Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आ गया, F12 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q3 F13, F14 और ऐसे ही F1n करके, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Qn F1n, इनका वेक्टर सम कर लेंगे। और यहाँ पर किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर किसी और पॉइंट चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता, ऐसा माना गया। तो अगर हम इसको लिखें लैंग्वेज में तो हम ये कहना चाह रहे हैं व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरैक्टिंग, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरैक्टिंग और नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरैक्टिंग, मतलब बहुत सारे चार्जेज अगर इंटरेक्ट कर रहे हों तो क्या द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स
on a given point charge is the vector sum of individual electric forces on it by all the other charges यहाँ पर ऐसा माना गया कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज not affected by the presence of other charges. The force between any two charge is not affected by the presence of other charges. इसको पहले समझ लीजिए। हमने कहा व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरेक्टिंग, मतलब बहुत सारे चार्जेज अगर इंटरेक्ट कर रहे हों तो टोटल फोर्स ऑन अ गिवन पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालना हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर सम लेते हैं। किसका? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्सेज का, मतलब उस पर और चार्जेज की वजह से लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं सभी को निकाल के उनका वेक्टर सम ले लें। ठीक है। और ये मानते हुए कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, किन्हीं दो चार्जेज के बीच लगने वाला जो फोर्स है उस पर किसी और चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग देखें। अच्छा, इसको मैथमेटिकली ऑब्जर्व करने के पहले हम एक चीज़ जान लें, जैसे हम कल निकाले थे, लास्ट लेक्चर में बताए थे, F12 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। इसके लिए फार्मूला बताए थे फ्री स्पेस में, K टाइम्स Q1 Q2 अपान मॉड पोजीशन ऑफ Q1 मतलब R1 माइनस पोजीशन ऑफ Q2 मतलब R2 मॉड मतलब R1 माइनस R2 का मॉड, इसका क्यूब किया, टाइम्स R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में, ये बताया था। अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे, उसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, इफ F1 इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। इफ F1 इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1, if F1 is the electric force on point charge is the electric force on point charge Q1, then by the principle of superposition F1 इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3
प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4 और ऐसे करते हुए और F1N इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn ये कर लिया। वास्तव में यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। F12 K टाइम्स Q1 Q2 अपान मॉड R1 माइनस R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 मॉड का क्यूब किया टाइम्स R1 माइनस R2 किया। F13 K टाइम्स Q1 Q3 अपान उसी पैटर्न पर जैसे यहाँ लिखा R1 माइनस R3 का क्यूब किया टाइम्स R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर और ऐसे करते हुए F1N K टाइम्स Q1 Qn अपान मॉड R1 माइनस Rn मॉड क्यूब किया टाइम्स R1 माइनस Rn कर लिया। और इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो K टाइम्स Q1 कॉमन ले लिया और यहाँ ब्रैकेट में रख लिया Q2 अपान मॉड R1 माइनस R2 किया। इसका क्यूब यहाँ R1 माइनस R2 किया। सेकेंड टर्म Q3 टाइम्स R1 माइनस R3 किया अपान मॉड R1 माइनस R3 करके यहाँ क्यूब कर दिया और फाइनली यहाँ पर Qn करके R1 माइनस Rn अपान मॉड R1 माइनस Rn इसको और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, समेशन फॉर्म में। ये हो जाएगा K टाइम्स Qn, यहाँ F1 है टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 F1 और इसको लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में। समेशन किया यहाँ QI किया R1 माइनस RI किया मॉड R1 माइनस RI यहाँ क्यूब करके और I इक्वल टू 1 2 I इक्वल टू 2 to n कर दे रहे हैं। ये F फाइनली। अगर ऐसे ही F2 फाइंड करना हो तो F2 के लिए क्या करेंगे, सब कुछ वैसे रहेगा K Q2 कर देंगे और यहाँ समेशन I 1 to n किया, यहाँ R2 माइनस RI कर दें R2 माइनस RI क्यूब ऐसे कर लेंगे दूसरे में। इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स एक साथ हम डिस्कस करेंगे, वहाँ वेक्टर की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज continuous distribution of charge। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहें एक ही चीज़ है, और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों एक ही हैं। यहाँ देखिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और जहाँ कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इतनी अमाउंट में तो होता नहीं, इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। तो प्रैक्टिकली जब हमको यहाँ पर डिस्कशन करना होता है तो हम क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि उस क्राइटेरिया में कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। देखिए, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से मतलब ये है कि किसी क्राइटेरिया में चार्ज जो है हर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्म में क्या है कि हर जगह एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए हमने बताया कि क्वांटम नेचर चार्ज का छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कहीं भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उससे बहुत ज़्यादा चार्ज वहाँ होता है। तो हम जो है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ 3 टाइप की डेंसिटी है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा, लीनियर स्ट्रक्चर पर उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे कोई वायर ले लें तो वहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ पर कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हम वहाँ बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, अब मान लीजिए, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जैसे अब आपसे हम पूछें कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? कि वही कि नहीं, मास अपन वॉल्यूम हम बताएंगे। मतलब टोटल जितने इंडिया में लोग रहते हैं उनका मास अपान कितने वॉल्यूम में रहते हैं वो करेंगे? नहीं। तो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब ये नहीं होता केवल मास अपान वॉल्यूम ही पूरी दुनिया में यही डेंसिटी रहेगी, ऐसा नहीं है। ये कहाँ किस रेफरेंस में बात की जा रही है उसके हिसाब से है। 11th में आप डायमेंशन पढ़ते हैं, तब कोई कहे कहीं पर बैठे हैं किसी महफिल में बातचीत हो रही है और वो डायमेंशन बोल दिया कि हमारे घर की डायमेंशन ये है, इस कमरे की डायमेंशन ये है, तो आप क्या वहाँ ML T थीटा ये सब देखेंगे? तो वहाँ थोड़ा इसका सेंस यूज करिए कि यहाँ डायमेंशन का मतलब क्या है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जो है जिस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसी शेप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ डेंसिटी यूज करेंगे। तो यहाँ 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी कर्व या लाइन के अलॉन्ग, किसी सरफेस पर और किसी वॉल्यूम पर। तो 3 टाइप की डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी को थोड़ा सा जान लिया जाए। चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज फर्स्ट टाइप, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके लिए नोटेशन लैम्डा यूज करते हैं। क्या है? मान लीजिए किसी कर्व पर हमने ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मान लीजिए dl लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? dq। तो हम कहें कि यूनिट लेंथ में बताइए कितना होगा? तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोलेंगे dq/dl। क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सारी यूनिट इसकी कूलम पर मीटर। डायमेंशन भी लिख सकते हैं, 80/L। Q का 80 कर दीजिए और L कर लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L-1 TA कर दिया। दैट मीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या? लीनियर
चार्ज डेंसिटी माइनस 1 पावर ऑफ लेंथ, 1 पावर ऑफ टाइम एंड 1 पावर ऑफ करेंट इज नीडेड। ये है। अब देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहाँ अगर टोटल चार्ज निकालना हो तो कैसे करेंगे? एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल जो मैथ में आप पढ़ते हैं अच्छा खासा पढ़ेंगे, यहीं पर आईआईटी की रेंज तक बहुत अच्छा खासा पढ़ लेंगे इसी लेवल पर आकर के। तो ये ना सोचिए कि इंटीग्रल पूरे दुनिया में बस इतना ही जो पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। अभी जब बीटेक में एडमिशन लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा इंटीग्रल और क्या होता है। 3 टाइप का इंटीग्रल होता है यहाँ, 4 टाइप का, ऑर्डिनरी इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। आपकी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्लेसेज पर पूरे मैग्नेटिज्म में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर के और मैग्नेटिज्म तक में ज़्यादातर 2 टाइप के इंटीग्रल यूज होते हैं। कौन कौन से? लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल तो इस लेवल पर नहीं यूज होता है। जैसे बीटेक में एंट्री करते हैं ना, जैसे 2-4 महीना बीतता है तब एक सब इंटीग्रल सामने आने लगते हैं। फिर डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये गलतफहमी में न रहिए कि इंटीग्रल जो पढ़ लिए बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर क्या, टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on a curve or line क्या क्यू नोटेशन दे दिया, और स्मॉल पार्ट में अगर लें तो डी क्यू है। तो ऐसे डी क्यू सब निकाल के ऐड करें या इंटीग्रेट कर दें? कौन सा इंटीग्रल यूज करें? कर्व। ये लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको। जब इंटीग्रल किसी कर्व के लॉन्ग लिया जाता है या पाथ के लॉन्ग लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। और यहाँ डी क्यू को लिख सकते हैं लेमडा डी एल, कर्व के लॉन्ग इंटीग्रल लिया है, या ऐसे भी लिख देते हैं लाइन के लॉन्ग इंटीग्रल लिया, टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी क्यू इक्वल टू लेमडा टाइम्स डी एल। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये अच्छी तरह से देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा नोटेशन यूज करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका पॉपुलर नोटेशन सिग्मा है। ये जैसे कोई सरफेस है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए कि इसमें डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है डी एस सरफेस में, तो यूनिट चार्ज में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट सरफेस एरिया, डी क्यू बाई डी एस। या डी क्यू को हम लिख सकते हैं क्या? सिग्मा डी एस। अगर इसका हम एस आई यूनिट लें सिग्मा का, तो एस आई यूनिट ऑफ सिग्मा इज क्या? कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो डायमेंशन भी लिख दें, AT/L स्क्वायर करेंगे, L - 2TA हो जाएगा। ये तो रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए सरफेस, तो फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए सरफेस, इसके लिए क्या करेंगे? फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए सरफेस, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू नोटेशन दे रहे हैं इन ए सरफेस। क्या करें? ऐसे सभी जितने पार्ट हैं सब में निकाल के और इंटीग्रेट कर दें। डीएस किया, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रल कहाँ लेंगे? सरफेस पर, सरफेस इंटीग्रल होगा, ध्यान रखिए। और यहाँ डीएस के प्लेस पर क्या लिख दें? सिग्मा, ये डी क्यू है, इंटीग्रल डी क्यू, और ये हो जाएगा सिग्मा डी एस।
पूरे सरफेस पर निकाल लिया ये। अब है थर्ड वैरायटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखिए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। इसका पॉपुलर नोटेशन है रो। डिफिनीशन, ये मान लीजिए कि कोई वॉल्यूम है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट हम ले रहे हैं, बहुत छोटा पार्ट ले करके, और इसमें अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, dv वॉल्यूम में। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स रो इक्वल टू dq अपन dv। अगर dq की बात करें तो dq क्या है, रो dv। अब देखिए SI यूनिट इसकी कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन अगर निकालें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, L-3 TA हो जाएगा, डायमेंशन हो गया इसका। पूरे वॉल्यूम में टोटल चार्ज निकालना चाह रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ गिवन वॉल्यूम, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ गिवन वॉल्यूम इन अ गिवन वॉल्यूम क्या करेंगे, Q लेंगे, इंटीग्रल करेंगे dq। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, सब में निकाल के इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रल किस लिए है, फिजिक्स में इंटीग्रल क्यों यूज करते हैं, जहाँ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ एक इसका रोल प्ले करता है, समेशन का। और इंटीग्रल इसलिए नहीं यूज करते हैं कि इससे बहुत अच्छी दिखेगी फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करेंगे और dq को क्या लिख सकते हैं, रो dv, रो dv। और इस तरीके से ये 3 टाइप के जो है चार्ज डेंसिटीज हैं, इनको हम लोग जो है इस लेक्चर में जान पाए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्न पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो 3 केस में उसको डिस्कस करेंगे।